अच्छा, आज हमने एपीआईज़ क्या होती हैं उसके ऊपर डिस्कशन करनी है और फिर एपीआई को टेस्ट कैसे करते हैं वो सीखना है। एंड देन और एपीआई में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं वो थोड़ी इंटरेस्टिंग बनानी है। कल हमने डिस्कस किया था कि ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि रिक्वेस्ट रिसीव, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और प्रोटोकॉल और कुछ उसके अंदर इनर लेवल पे कैसे चीज़ें काम कर रही होती हैं उसको कुछ लेवल तक ड्रा करने की कोशिश की थी। आज हमने ये देखना है कि ये जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हम जनरेट करते हैं इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं। देखो नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ से फ्रंट एंड एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट जाएगी और फिर रिस्पॉन्स आएगा हमारे फंक्शन यानी कि बैकएंड के फंक्शन को। लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो अगर हम सिर्फ बैकएंड के डेवलपर हों तो हम फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करेंगे? हमें तो फ्रंट एंड आता ही नहीं है, या तो पूरा सीखना पड़ेगा उसको। तो इसका ईजीएस्ट सोल्यूशन ये होता है कि हम फ्रंट एंड सारा नहीं सीखते हैं, हम डेफिनेटली हमारे पास एक ऐसा ऑप्शन मौजूद होता है जिसके अंदर हमारे लिए फ्रंट एंड का सारा सेटअप जो रिक्वेस्ट जनरेट करता है वो वाला टूल ऑलरेडी बिल्ट इन है और उसको हम नॉर्मली पोस्टमैन का नाम देते हैं कि हमारे पास पोस्टमैन करके हमारे पास टूल है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा क्लाइंट है, मैं समझो ये फ्रंट एंड की एप्लीकेशन है जो पहले से बनी हुई है और इन्होंने जो हमें व्यू दिया है उसके अंदर हम एपीआई रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हैं खुद से और उसका रिस्पॉन्स देख सकते हैं। तो नॉर्मली अगर आप बैकएंड के डेवलपर हो तो आपको वो सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है कि मतलब फ्रंट एंड को अंडरस्टैंड करें कि फ्रंट एंड वाला एपीआई रिक्वेस्ट कैसे जनरेट करेगा, उसको रिस्पॉन्स कैसे आएगा एंड सो ऑन। हम किस तरह टेस्टिंग करेंगे? थ्रू पोस्टमैन। पोस्टमैन को आप सिस्टम में इंस्टॉल कर लेंगे। अभी डेफिनेटली इसको हम सारा सीखेंगे ये कैसे चलता है, लेकिन अभी के लिए समझो कि ये वाला पोर्शन हम करेंगे नहीं खुद से, ये हमें पोस्टमैन की शक्ल में बना हुआ सॉफ्टवेयर मिल गया है, उसी से हम ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को देख रहे होंगे एक दफ़ा कि हम किस तरह से रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। वो हमारे फंक्शन के पास आएगी बैकएंड के, फिर हम उसको कंपाइल करेंगे, फिर जो रिस्पॉन्स आएगा उसको हम एनालाइज कर सकते हैं थ्रू पोस्टमैन। तो हमें पूरा फ्रंट एंड आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर हमें फ्रंट एंड आता है तो डेफिनेट फिर भी हम पोस्टमैन से ही टेस्ट करते हैं एपीआईज, क्योंकि ये ईजी है, क्विक है। वो फ्रंट एंड से एपीआई रिक्वेस्ट जनरेट करने में टाइम लगता है, तो इसमें इतना टाइम नहीं लगता, ये हम बड़ी क्विकली इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब इससे पहले कि ये हमने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डिस्कस किया था, अभी मैं एक और वर्ड भी यूज़ कर रहा हूँ फ्रीक्वेंटली, डेट इज कॉल्ड एपीआई। इसको हम दूसरी ज़बान में ये जितना भी हमने काम किया है, ये जो सारा प्रोसेस है जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को रिसीव कर रहा है, इसको सिंपली हम एपीआई भी बोलते हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इस एपीआई को यूज़ करते हुए हमारे ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्सेस चलते हैं। एपीआई का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मतलब दो डिफरेंट एप्लीकेशंस आपस में जो बात करती हैं उसका जो कम्युनिकेशन मीडियम है उसको हम एपीआई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीआई। कि एक सॉफ्टवेयर ने दूसरे सॉफ्टवेयर से बात करनी है। अगर आप यहाँ पे भी देख रहे हो तो हमारा फंक्शन भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से बातें कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान भी कोई एपीआई है जो हमारे सर्वर से किसी थर्ड पार्टी सर्वर को रिक्वेस्ट करता है, रिस्पॉन्स आता है। तो जब भी एक एप्लीकेशन ने किसी दूसरी एप्लीकेशन से बात करनी है, हमारे लिए फ्रंट एंड एप्लीकेशन भी स्टैंड लोन है और बैक एंड भी स्टैंड लोन है, मतलब सेपरेट सेपरेट है। तो इन दोनों ने बातें करनी है तो एपीआई की ज़रूरत है। इसी तरह अगर इन दोनों ने बातें करनी है तो समझो यहाँ पे भी कोई सम सॉर्ट ऑफ एपीआई की ज़रूरत है जो हम लगाते हैं। तो अब ये जो कम्युनिकेशन होती है डेफिनेटली ये एपीआई के फॉर्मेट में होती है। अच्छा, अब एपीआई में डिफरेंट तरह की एपीआईज हैं। कुछ एपीआईज हैं जो रिस्पॉन्स में फाइलें सेंड करती हैं और कुछ ऐसी एपीआईज भी हैं जो रिस्पॉन्स में एक जेसन स्ट्रक्चर रिटर्न करती हैं। मतलब जेसन क्या मतलब है? जेसन का मैं आपको समझाता हूँ कि हम एक यहाँ पे फाइल बना सकते हैं, लाइक यहाँ पे हम कोई भी खोल लेते हैं क्लास, तो मैं एक यहाँ पे फाइल बना सकता हूँ डेट इज कॉल्ड data.json। तो ये जो जेसन
फाइल मैंने बनाई है, इसके एक प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर है, वो ये कि हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उसके अंदर हम की पेयर वैल्यूज में डाटा सेव करते हैं। जिस तरह हम एंटिटीज नहीं डिफाइन कर रहे थे या डिक्शनरी, वो सेम इसी तरह ही होता है। लेकिन जेसन में क्या होता है कि की भी डबल कोटेशन में होती है और वैल्यू भी डबल कोटेशन में होती है। नॉर्मली हमने डिक्शनरी में ऐसा नहीं देखा था, सिर्फ वैल्यू अगर स्ट्रिंग है तो डबल कोटेशन में होगी, रेस्ट ऑफ द चीज़ें ऐसे ही हैं। तो यहाँ पे हम एक ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसकी फिर की वैल्यू होती है। जैसे हमने जो उसका नेम रखना है तो उसको भी डबल कोटेशन में रखेंगे और उसकी वैल्यू को भी डबल कोटेशन में रखेंगे। इसी तरह हमने यहाँ पे नेम डिफाइन करना है, फिर हम यहाँ पे डेफिनेटली ईमेल डिफाइन करेंगे। और भी बहुत सारी कीज हम इसमें डिफाइन कर सकते हैं जितनी भी चाहें, और ये फिर ऐसे ये जेसन स्ट्रक्चर कहलाता है। यानी कि किसी भी चीज़ का डाटा जो की पेयर वैल्यूज में सेव है और उसकी की और वैल्यू दोनों डबल कोटेशन में है तो उसको हम जेसन स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी एपीआईज होंगी जिनका रिस्पॉन्स जेसन रिस्पॉन्स होगा, जिस तरह ये रिस्पॉन्स मैंने लिखा है ना, तो इस फॉर्मेट में रिस्पॉन्स होगा। तो ऐसी एपीआईज जिसका रिस्पॉन्स जेसन रिस्पॉन्स होता है उसको हम रेस्ट एपीआईज बोलते हैं। ऐसी एपीआईज जिसका रिस्पॉन्स जेसन रिस्पॉन्स होता है उसको क्या बोलते हैं? रेस्ट एपीआईज। कुछ ऐसी एपीआईज भी होती हैं जो रिस्पॉन्स में फाइल सेंड करती हैं। ये रेस्ट एपीआई मतलब रेस्ट ऐसे ऑब्जेक्ट सेंड नहीं करती या कोई डिक्शनरी सेंड नहीं कर रही, वो समझो और फाइल सेंड कर रही है, जैसे पीडीएफ फाइल, वर्ड फाइल, इमेज की फाइल, एचटीएमएल की फाइल। तो ऐसी एपीआईज को क्या बोलते हैं? मतलब ये सिंपल एपीआईज हैं हमारे लिए। और जो रेस्ट एपीआईज हैं उसमें क्या होता है, हम हमेशा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारा जो रिस्पॉन्स है वो जेसन फॉर्मेट में होगा। इसी तरह जिस तरह ये जेसन फॉर्मेट है, इस तरह एक और फॉर्मेट है जिसको हम ग्राफक्यूएल एपीआई बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसका एक अपना फॉर्मेट है कि जिसके अंदर वो रिस्पॉन्स हमें मिलता है। वो भी जेसन टाइप होता है लेकिन उसके स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है, उसकी कीज़ को डिफाइन करने का स्टाइल और चीज़ें, तो उसकी भी एक एपीआई है। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर 70-80% रेस्ट एपीआई ही चलती हैं। मेन रिस्पॉन्स जो आता है वो जेसन में आता है। तो हमारे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट जो हम कर रहे होंगे, रिस्पॉन्स आ रहा होगा, एक्चुअली ये सारी टर्मिनोलॉजी को हम क्या बोलेंगे? रेस्ट एपीआईज। कि हम रेस्ट एपीआईज को कॉल कर रहे हैं और गेट कर रहे हैं। रेस्ट एपीआईज क्यों? क्योंकि उनके रिस्पॉन्सेज हम जेसन में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जेसन में हमें रिस्पॉन्सेज मिलेंगे उसके। सही है। तो जैसे अब मैं आपको एक एपीआई दिखाता हूँ, दैट इज कॉल्ड मे बी एपीआई डॉट गिटहब। अच्छा जी, api.github.com/maybe Navi। ठीक है, यूजर्स था। तो ये मेरे इस यूजर के अगेंस्ट मुझे जो है वो कुछ डाटा रिटर्न कर रहा था। अब समझो कि ये एक एपीआई रिक्वेस्ट है जिसके रिस्पॉन्स में आप लोग क्या देख रहे हैं, ये क्या है? ये जेसन है। कैसे पता लगे? इसकी कीज और इसकी वैल्यू दोनों डबल कोटेशन में है और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो इसलिए समझो ये एक ऐसी एपीआई है जिसके रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है? जेसन मिल रहा है। तो इसलिए हम इसको रेस्ट एपीआई बोलेंगे। तो ये रेस्ट एपीआई किसकी है? डेफिनेटली ये मैंने नहीं बनाई, ये पहले से बनी हुई एपीआई है। समझो किसी ने बैकएंड ऑलरेडी लिखा था, उसका मैंने एपीआई फाइंड कर लिए और एपीआई फाइंड करने के बाद अब मैं उसको रिक्वेस्ट या रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। अब मैंने कैसे करना है, मैं पोस्टमैन में आऊँगा और यहाँ पे मैं इस प्लस पे साइन पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यूआरएल टाइप करें। जब मैं वही यूआरएल इधर टाइप करूँगा जो भी एपीआई का मेरा यूआरएल है, अब ये क्या होता है इसके ऊपर हम बाद में डिस्कशन करेंगे। समझो ये एपीआई का यूआरएल मुझे मिल गया। अच्छा, अब मैं जब इस पे टाइप करूँगा तो इसके साथ मुझे ड्रॉप डाउन में ऑप्शन मिल रहे हैं
कि आपने एपीआई कॉल करनी है, लेकिन उस एपीआई की टाइप क्या होगी। तो समझो रेस्ट एपीआई में मल्टीपल टाइप्स होती हैं, तो एक एपीआई की टाइप है गेट एपीआई। अच्छा, मैं गेट पे क्लिक करूंगा, अभी डेफिनेशन सीख लेते हैं। तो मुझे इसमें यहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी और इसके देखो यहाँ पे मुझे रिस्पॉन्स में जेसन आ गया। तो इसका मतलब मैंने रेस्ट एपीआई को पोस्टमैन के थ्रू कॉल किया और उसने मुझे रिस्पॉन्स बैक किया। अच्छा, अब ये जो कॉलिंग और रिस्पॉन्स बैक आया है ये थ्रू रेस्ट एपीआई आया है, और इसमें जो मैंने मेथड यूज किया है इसका या टाइप यूज किया है दैट इज कॉल्ड गेट मेथड। अच्छा, इसके मल्टीपल मेथड है। गेट का मतलब ये है कि हम एपीआई से डाटा गेट करना चाहते हैं, इसलिए इसको हम गेट मेथड बोलते हैं। पोस्ट मेथड मतलब अगर आपने कोई डाटा सेव करना है किसके अंदर, किसी डेटाबेस के अंदर, या सर्वर को डाटा देना है मेनली, तो अगर आपने समझो कि सर्वर से डाटा आपने फ्रंट एंड पे बैठे हो, यानी कि पोस्टमैन यूज कर रहे हो या कोई भी एप्लीकेशन फ्रंट एंड की यूज कर रहे हो, आप रिक्वेस्ट करके डाटा लेना चाहते हो फ्रंट एंड से, तो गेट रिक्वेस्ट करेंगे। अगर आप फ्रंट एंड से फॉर्म वगैरह फिल किया है, कोई डाटा देना चाहते हो सर्वर को, तो पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करेंगे। तो ये पोस्ट मेथड यूज करेंगे। इसी तरह आप कोई डाटा अपडेट करना चाह रहे हो तो पुट का मेथड यूज करेंगे। इसी तरह अगर कोई डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं तो डिलीट का मेथड यूज करेंगे। इसी तरह कुछ और भी मेथड है, जैसे पैच है, हेड है, ऑप्शन है। ये थोड़े कम यूज होते हैं, लेकिन 4 मेनली मेथड हैं हमारे पास। ऐड डाटा को हमें या गेट करना होता है, या ऐड करना होता है, या अपडेट करना होता है, या डिलीट करना होता है। ऐड करेंगे तो पोस्ट रिक्वेस्ट यूज करेंगे, अपडेट करेंगे तो पुट रिक्वेस्ट यूज करेंगे, और डिलीट करना है कोई चीज को तो डिलीट रिक्वेस्ट यूज करेंगे, और गेट करने के लिए गेट की रिक्वेस्ट यूज करेंगे। ये ऑप्शन, हेड और पैच भी किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट फॉर्मेट के लिए यूज होते हैं, लेकिन अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे। मेजर जो हमारे टाइप्स हैं वो हमने यहाँ पे टाइप डिफाइन कर दी है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि जब मैं कोई एपीआई बनाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे ये एपीआई जाएगी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स आएगा। अब एपीआई बनाते हुए मुझे कहीं से ये पता लगना चाहिए कि एपीआई की टाइप क्या है, मतलब इसका मेथड क्या है। ये गेट एपीआई है, पोस्ट एपीआई है, अपडेट है, या डिलीट है। अच्छा, अब अगर ऐसे मुझे पता नहीं होगा और मैं तुक्का मारूंगा तो क्या होगा, वो मुझे एरर मैसेज शो करेगा, मैसेज नॉट फाउंड, और डॉक्यूमेंटेशन का यूआरएल दे रहा है। अगर मैं कोई गलत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो मुझे वो रिक्वायर्ड डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर उस पर्टिकुलर पाथ पे रिक्वेस्ट नहीं जा पा रही है, जो रिक्वेस्ट जिस पाथ पे मुझे रिक्वेस्ट एक्चुअली सेंड करनी थी। तो आइडिया ये है कि जब मैं बैकएंड के फंक्शन डिफाइन करूंगा पाइथन के अंदर, ये वाला फंक्शन जब मैं डिफाइन करूंगा जो रिक्वेस्ट को रिसीव करेगा और रिस्पॉन्स देगा, तो उसके दरमियान मुझे वो फंक्शन डिफाइन करते हुए ये भी बताना है कि ये गेट का मेथड है, या पोस्ट का मेथड है, या डिलीट का मेथड है, या पुट का मेथड है। जो मेथड आप बताओगे, फिर पोस्टमैन से वो वाली मेथड की टाइप चूज करना जरूरी है। अगर वो मेथड की टाइप चूज नहीं करेंगे तो रिक्वेस्ट पूरी नहीं होगी, एरर आएगा। बात समझ आ गई? अच्छा, अब टेक्निकली एक बात आपको समझ आनी चाहिए कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट है। और लाइक आप बैकएंड डेवलपर थे, आपने सारे फंक्शंस लिख लिए, लाइक आपने 4 फंक्शन लिखे, एक गेट का, पुट का, डिलीट का, अपडेट का। अब वो क्या फंक्शन है, उनके नाम क्या हैं, रिक्वेस्ट किस तरह भेजनी है, यूआरएल क्या बनेगा, या उसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा, या उसकी आउटपुट कैसे वर्क करेगी, मतलब मेथड क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन के लिए नॉर्मली चूंकि बैकएंड डेवलपर, बैकएंड का कोड किसी के पास नहीं होता है, जो डेवलपर कोड करता है उसी के पास होता है, और किसी डिवाइस पे भी शेयर नहीं होता है। अब बैकएंड डेवलपर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंटेशन आपको दे। उसके मल्टीपल जरिए हैं। एक जरिए ये है कि आप फ्रंट एंड के डेवलपर हो, आपने एपीआई कॉल करनी है बैकएंड की, और कोई बैकएंड का डेवलपर है। अब आप फ्रंट एंड के डेवलपर बैकएंड से बात करेंगे कि इसकी कौन सी एपीआई है जो मैं यूज करूं, इसकी मतलब क्या एपीआई है जिसको मैं कॉल करूं या यूज करूं। अच्छा, अब इसमें एक एपीआई
आप फिर बैकएंड डेवलपर को चैट करोगे, मतलब कोई भी सोर्स मीडिया जैसे व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हैं, जो भी आप उससे कनेक्ट होंगे, वो आपको रन टाइम पे बातें भी बता सकता है कि ये वाली एपीआई है, ये ऐसे चलेगी, ये गेट का मेथड है, ये पोस्ट का, रन टाइम पे बातें करते हुए। लेकिन अगर देखो कोई एक ऐसी बड़ी एप्लीकेशन है उसमें 500 एपीआईज हैं, वो ऐसे व्हाट्सएप पे बताएगा हर एपीआई का, तो मुश्किल हो जाएगा ना बात, और उसकी मतलब उसको बताना भी डिफिकल्ट होगा, और फ्रंट एंड वाला भी बार बार गलतियां कर सकता है, वो बार बार बैकएंड वाले को बताएगा, तो हियर देयर वही सेम काम हम बार बार एक्चुअली कर रहे होंगे। तो हमें उस सेम काम से बार बार से बचना कैसे है, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई मैकेनिज्म जो है वो डिफाइन करना है या क्रिएट करना है। अब वो मैकेनिज्म क्या है कि हम डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे। डॉक्यूमेंटेशन कैसे लिखते हैं, और नॉर्मली हम कोई भी डॉक्यूमेंटेशन, डिजिटली डॉक्यूमेंटेशन लिखनी हो, तो आप लोगों ने आज तक किस में लिखी है? MS वर्ड, नोटपैड, या इस तरह की चीज़ों में हम डॉक्यूमेंटेशन लिख सकते हैं। जिस तरह हम यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन लिख रहे हैं, इसी तरह मैं गूगल डॉक कोई क्रिएट कर लूँ, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन डाल दूँ कि ये एपीआई है, ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, और वो डॉक्यूमेंट उसको शेयर कर दूँ। तो उससे क्या होगा, एटलीस्ट, या कोई एक्सेल की फाइल यूज कर लूँ, उसमें सारी एपीआईज लिख दूँ, तो वो भी एक तरीका है। या चैट के थ्रू फ्रंट एंड डेवलपर बैक एंड डेवलपर से पूछ लेगा कि क्या एपीआईज हैं। अगर बड़ी ऐप है, अगर एक दो ही एपीआई इंप्लीमेंट करनी है, तो चैट के थ्रू भी पूछ सकते हैं। अगर बड़ी ऐप है तो वो गूगल डॉक या कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन भी आपको दे सकता है जिसमें सारी चीजें डिफाइन हो कि कैसी एपीआईज लिखनी है। अच्छा, अगर इससे थोड़ा सा हमने इसको ऐसे भी किया जा सकता है, कुछ लोग करते भी हैं। अगर हमने इसको ज्यादा अच्छा मैनेज करना है ना, तो जो ये पोस्टमैन है ना, ये डॉक्यूमेंटेशन का मैकेनिज्म खुद से प्रोवाइड करता है। ये मतलब इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन इटसेल्फ अपनी होती है। कैसे? अगर आप देखे हो तो ये यहाँ पे वो सारी एपीआईज हैं जो मैं यूज करता रहा हूँ पास्ट में। देखिए, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो समझो ये एक एपीआई बनी हुई है, और इसमें सारी इंफॉर्मेशन मुझे मिल जाएगी कि ये पोस्ट की रिक्वेस्ट है, ये इसका यूआरएल है, ये इसको डाटा इनपुट आउटपुट आ रही है। इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी लिस्टेड है। अगर मैं यहाँ से ये यूआरएल पे जाऊंगा, इसका भी मुझे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मतलब हम बैकएंड डेवलपर खुद से पोस्टमैन में सारे यूआरएल डाल देगा, और आप उस पूरी कलेक्शन को, जो भी कलेक्शन आपने की है, उसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और फिर कोई दूसरा फ्रंट एंड का डेवलपर उस कलेक्शन को इंपोर्ट करके, या उस पोस्टमैन की फाइल को इंपोर्ट करके अपने पास वो डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हैं। और पोस्टमैन अपना एक लहदा से पोस्टमैन डॉक्यूमेंटेशन करके पूरा क्या है वो भी प्रोवाइड करता है, क्या नाम, मतलब अपनी वेबसाइट भी प्रोवाइड करता है, जिसमें आप अपनी एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन को पब्लिक कर सकते हो। मतलब आपने ये डॉक्यूमेंटेशन बनाई है, उसको वेबसाइट पे डाल देंगे, और एक यूआरएल बन जाएगा, उधर से जाके कोई भी उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड कर सकते हैं। तो हमने चैट का ऑप्शन देख लिया, हमने गूगल डॉक वगैरह का ऑप्शन देख लिया, जो ट्रेडिशनल वे हैं नॉर्मली जैसे हम अभी करते हैं। फिर हमने थोड़ा सा एडवांस तरीका पोस्टमैन डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लिया। अब एक और डॉक्यूमेंटेशन है, दैट इज कॉल्ड स्वेगर। स्वेगर एक ऐसा टूल है जिसके अंदर फ्रंट एंड डेवलपर, सॉरी बैक एंड डेवलपर अपनी डॉक्यूमेंटेशन लिख के रख देते हैं, और हम उस डॉक्यूमेंटेशन को यूज करते हुए हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि कौन कौन सी एपीआईज यूज करनी है, और कौन कौन सी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, सो ऑन। तो उससे हमें इजी हो जाता है कि कौन सी एपीआई है, उसमें क्या, सारा कुछ उसमें लिखा होता है ऑलरेडी। तो स्वेगर भी एक ऑप्शन है जिसके अंदर हमारे पास, जैसे ये देखो स्वेगर में इधर समझो कोई कोड लिखा है, यहाँ पे ये कोई एंड पॉइंट है पेट का, उस पर मैं क्लिक करूंगा तो वो सारी डिटेल दे रहा है। इसका रिस्पॉन्स ये होगा, इसका देखो ये साथ में मेंशन कर रहा है, पुट पोस्ट गेट पोस्ट डिलीट, ये साथ में लिख रहे हैं ना, और साथ में इसका पाथ भी बता रहा है कि क्या क्या इसके पाथ हैं, और साथ में वो यहाँ से क्लिक करें तो उसकी सारी एपीआई रिस्पॉन्स आपने किस में देखना है, वो सारा रिस्पॉन्स भी रेस्ट एपीआई का बता रहा है कैसे जा रहा है, वो इनपुट पैरामीटर जा रहे हैं वो भी यहाँ पे डिफाइन करेगा। तो पोस्टमैन भी एक ऑप्शन है, देन स्वेगर एक ऑप्शन है, ये कर सकते हैं। और एंड वाली ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड वेबसाइट डॉक्यूमेंटेशन।
वो छोटी मोटी कंपनी नहीं करती, बड़ी बड़ी कंपनीज करती हैं, जैसे गूगल है, फेसबुक है, अमेजोन है, ऐसी बड़ी कंपनीज वो क्या करती हैं, पूरी डॉक्यूमेंटेशन की ही वेबसाइट बना देती हैं। जैसे आप ये देखो ना, ये गिटहब वालों ने अपनी एपीआई के लिए पूरी वेबसाइट बनाई हुई है कि हमारी कौन कौन सी एपीआईज हैं। लाइक रेस्ट एपीआई के बारे में आपने कुछ भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो यहाँ पे इसकी अवेलेबल है। कोई एक्शन की एपीआई देखनी है, कैशे की, अब ये बता रहा है देखो, गेट की रिक्वेस्ट है, ये वाला पाथ है, इस तरह से रिक्वेस्ट जनरेट हो सकती है और सारे ऑप्शन वो इधर दे रहा है, और क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या आउटपुट आएगी, वो सब यहाँ पे बता रहा है। लेकिन इसको करने के लिए उसने पूरा क्या कर दिया है, एक पूरी वेबसाइट सेपरेट बना दी है। अब आप देखो, हमने छोटा मोटा प्रोजेक्ट बनाना हो तो उसकी वेबसाइट बनाने में टाइम लगता है, और अगर हम उसकी एपीआई की भी वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं तो कितना टाइम लगेगा, तो अच्छा खासा टाइम लगेगा ना। लेकिन जो बड़ी कंपनीज हैं, क्योंकि उनकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, जैसे गिटहब की एपीआई, या हमने कुछ थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लिखे थे जैसे सेंडग्रिप है, या ट्विलियो है, स्ट्राइप है, डोरडैश है, ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनकी बहुत ज्यादा एपीआईज यूज होती हैं। तो अब इनको ये सूट नहीं करता कि अब डेफिनेटली हम इनके बैकएंड डेवलपर से व्हाट्सएप पे तो बात नहीं कर सकते, तो दूसरा ऑप्शन इनके पास है कि गूगल डॉक वगैरह बनाएं, वो वाला ऑप्शन भी इनके लिए इतना अच्छा नहीं है क्योंकि एपीआई बहुत ज्यादा है। फिर तीसरी ऑप्शन है कि ये पोस्टमैन प्रोवाइड कर दें या स्वेगर, और एंड वाली सबसे अच्छी ऑप्शन है कि ये पूरी वेबसाइट ही दे दें अपनी। तो ये चूंकि ज्यादा बड़ी कंपनीज हैं, इनके ऊपर ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनके पास होती है, और इनके लोग भी फ्री बैठे होते हैं डेवलपर, वो कहते हैं इनको कहीं ना कहीं लगाएं, और वो इस तरह की फिर वेबसाइट्स भी बना लेते हैं जिसमें लोगों के लिए आसानी हो जाती है। तो इनकी जैसे स्ट्राइप है, स्ट्राइप एपीआई लिखेंगे तो उसकी एक पूरी अपनी एक वेबसाइट है जो सिर्फ इस पर्पज के लिए बनाई गई है कि एपीआई को यूज कैसे करना है और किस लैंग्वेज में आपने कॉल करना है। जैसे पाइथन में हमने कॉल करना है, उसको वो कैसे यूज करना है, उसकी वो सारी डॉक्यूमेंटेशन, किस तरह से यूजर क्रिएट होगा, इनपुट पैरामीटर आप पाइथन में कैसे पास करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, ये वाला यूआरएल होगा, और आपको ये वाला रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आप देखो ना, नॉर्मली जितनी भी मैंने एपीआईज आपको दिखाई हैं वो सारी जेसन बेस ही हैं। क्यों वाला, इनका जो कीज है वो भी डबल कोटेशन में, आउटपुट भी, तो इसका मतलब ये हमेशा जेसन ही रिटर्न करते हैं ऑलवेज। तो इनमें ज्यादातर का रिस्पॉन्स आपको जेसन में ही नजर आएगा। तो इसकी ये पूरी उन्होंने ना वेबसाइट बना दी है इंटरेक्टिव, आप यहाँ से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, उसका कोड चीजें यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। तो इस तरह के कस्टम बिहेवियर जो है वो डेफिनेटली पोस्टमैन या स्वैगर में नहीं मिलेंगे, वो तो अपनी वेबसाइट में ही मिल सकते हैं कि अपनी मर्जी से कोई भी उसका अच्छा सा टूल बना लिया जाए। तो हम हमारे पास यानी कि बैकएंड डेवलपर अपना कोड भी करता है, और फ्रंट एंड डेवलपर को एपीआईज के बारे में जो कोड वो कर रहा है, जो एपीआईज वो बना रहा है, ताकि उसका फ्रंट एंड की एप्लीकेशन उससे बातें कर सके, वो उन पूरी एपीआईज की डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि कोड उसने लिखा है तो वो रिस्पॉन्सिबल है कि वो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन भी प्रोवाइड करे। अब जब वो एपीआई की डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करना चाहता है तो उसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं, जैसे हमारे पास जो है वो उसमें कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे हमारे पास 3-4 मैंने आपको गिनवा दिए हैं कि डायरेक्ट चैट करके, वो होता है जब 1-2 एपीआईज हैं, फिर उसमें हम कहते हैं क्या एक पोस्टमैन बनाना है, सिंपली उसको डायरेक्टली दे दें। लेकिन स्टिल हम 1-2 एपीआई के लिए भी बैकएंड डेवलपर को रिकमेंड करते हैं कि वो पोस्टमैन को यूज करे, तो क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड वे है, इजी हो जाता है। लेकिन स्टिल समटाइम लोग डायरेक्टली भी आपको चैट में भी भेज देंगे एपीआई की डिटेल। सेकेंड ऑप्शन है कि कोई गूगल डॉक वगैरह के 2-3-4 एपीआईज हैं, वो इतना कह रहा है कि मुझे खपना नहीं है उसकी एपीआईज, वो गूगल डॉक में डाल दे। तीसरी ऑप्शन है कि वो पोस्टमैन यूज कर ले, चौथी ऑप्शन है स्वैगर यूज कर ले, और एंड वाली ऑप्शन है अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो वो कोई मतलब वेबसाइट, लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए डेफिनेटली फिर उसको फ्रंट एंड डेवलपर की जरूरत पड़ेगी, वो उसको सारी डिटेल दे देगा, फिर फ्रंट एंड डेवलपर ये वाली वेबसाइट बना देगा, क्योंकि ये तो फ्रंट एंड डेवलपर का काम है ना वेबसाइट बनाना, फ्रंट व्यू बनाना, तो वो फ्रंट व्यू बना के उसकी सारी वेबसाइट बना देगा। लेकिन ये मल्टीपल तरीके हैं जिससे हम एपीआई की डिटेल लेते हैं। तो हमें डेफिनेटली जब भी कोई एपीआई को कॉल करना है या अपनी एपीआई बनानी है, तो डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इन द एपीआई, ये जो हम लिखेंगे, बनाएंगे, रीड करेंगे एंड सो ऑन। सही है। और हर एपीआई के अंदर जैसे यहाँ पे देखो ये पोस्ट है, 4 मेथड आपको ये देखो गेट का रिक्वेस्ट है। तो रेस्ट एपीआई में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एपीआई हम बैकएंड पे बनाते हैं
उसके अंदर 4 मेथड बहुत फेमस हैं और यूज होते हैं, गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। गेट किस पर्पज के लिए यूज होता है? डाटा गेट करने के लिए। पोस्ट डाटा अपलोड करने के लिए या देने के लिए, और डिलीट डाटा डिलीट करने के लिए, और पुट अपडेट करने के। अच्छा, अब ये सारे काम ना एक गेट की एपीआई से भी हो सकते हैं। हमें किसी को क्या पता है कि ना, मैं देखो मेरे पास यहाँ पे रिक्वेस्ट आ गई, अब वो गेट आई है या वो पोस्ट आई है या वो पुट आई है या फिर वो क्या हुआ है, डिलीट आई है। तो किसी को क्या पता लग रहा है कि मैं उसके अंदर ये बिल्ट इन लॉजिक, मैंने आपको क्या बताया था कि ये फंक्शन का कोड किसी के पास नहीं होता। अब कोई गेट रिक्वेस्ट कर रहा है और उसमें मैं डिलीट कर रहा हूं चीजें, किसी को पता लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि वो कोड सिर्फ मेरे पास अवेलेबल है, इसलिए किसी को भी वो चीज पता नहीं लगेगी। तो सिंपली गेट की रिक्वेस्ट पोस्ट के अंदर में, यानी कि एक ही गेट में सारे काम कर सकता हूँ, पोस्ट में भी सारे कर सकता हूँ, डिलीट में भी। फिर आप बोलेंगे कि अगर एक में सारे काम हो सकते हैं तो फिर लहदा क्यों? वो इसलिए कि टर्मिनोलॉजी ज्यादा लहदा रहे, ताकि फ्रंट एंड डेवलपर वाले को ना खुद से ही पता हो कि इस वाली बैकएंड ने ना इस फंक्शन के अंदर कोई कोड ऐसा लिखा है जो डाटा मुझे गेट करके देगा, इस फंक्शन में कोई कोड उसने ऐसा लिखा है जो डाटा को ऐड करेगा, इसमें ऐसा कोड लिखा। मतलब हमें मेथड से ही पता लग जाता है कि क्या चाह रहा है बैकएंड वाला। तो इसलिए उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी बना दी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये होगा तो काम होगा, एक मेथड से भी सारे काम हो जाएंगे, कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास यहां पे समझ आ गई ना कि गेट मेथड, पोस्ट और डिलीट और पुट का क्या मतलब है। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताना है कि हमारी जो है ना, ये जो यूआरएल बन रहा है, जो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ इसको, ये वाला यूआरएल, ये कैसे काम करता है ये मुझे देखना है, उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने जो यूआरएल यहाँ पे लिखा है, ये एक यूआरएल मैं ये लिख लेता हूँ, और एक जो मैंने अभी रिक्वेस्ट की है ना, ये वाला यूआरएल भी मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये 2 यूआरएल मैंने लिखे हैं यहाँ पे, इसको अब हमने अंडरस्टैंड करना है। जो हमारी रेस्ट एपीआईज होती है ना, वो जब भी हम एपीआईज बनाते हैं, ठीक है, यानी कि पाइथन में ऐसा कोड जो दूसरी एप्लीकेशन जिससे बातें कर सकती है, तो हमें उस एप्लीकेशन का ना एक समझो कि सर्वर बनाना होता है, सर्वर की एप्लीकेशन उसकी बनानी। सर्वर क्या है? सबसे पहले आप सर्वर को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर आपको बात समझ में आएगी। नॉर्मली हमारे पास ये लैपटॉप्स हैं जो हम यूज करते हैं, और ये लैपटॉप डिजाइन किया गया है टू यूज फॉर वन ऑफ दी, मतलब एक सिंगल पर्सन के लिए। क्यों? क्योंकि इससे बातचीत करने का जो वे है वो हम थ्रू कीबोर्ड कर पाते हैं। ऐसे ही है ना, मैं इस सिस्टम से बात कैसे कर सकता हूँ? कीबोर्ड। क्या 2 लोग इसको एट द सेम टाइम यूज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि अगर मैं कीबोर्ड यूज कर रहा हूं तो वो कीबोर्ड कैसे यूज करेगा? तो 2 लोग एट द सेम टाइम इसको यूज नहीं कर सकते। तो सिर्फ लैपटॉप जो हमने डिजाइन किया है वो नॉर्मली एक पर्सन को मतलब उसको उसके यूजेज के लिए बनाया, एक पर्सन के यूजेज के लिए। लेकिन अगर आप ये सोचो, जो हमारी प्रोडक्शन की एप्लीकेशंस होती हैं, क्या वो कोई एक पर्सन यूज करता है? फेसबुक के ऊपर कितने बिलियंस यूजर हैं, इंस्टाग्राम पे, स्काइप पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे कितने यूजर्स हैं, तो कितने ही यूजर हमारी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम जो एप्लीकेशन अभी तक हमने कोड करेंगे या की है पाइथन की, वो हम किस में चलाते हैं? अपने लैपटॉप में चलाते हैं ना, जो मेरे पास ये लैपटॉप है। लेकिन क्या जब मैंने इसको पब्लिक करना है कि लोग मेरी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करें, क्या मेरा वो कोड यहां पे रह सकता है? वो यहां पे नहीं रहेगा ना, क्योंकि ये वाला लैपटॉप तो सिर्फ मेरे लिए डिजाइन किया गया। तो उसके लिए हमें एक ऐसा लैपटॉप या ऐसा सिस्टम चाहिए जिसके अंदर हैवी रिसोर्सेज हैं। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं तो गूगल सर्वर्स,
समझो इतने बड़ी बड़ी मशीन होती हैं यहाँ पे हमारे पास, जो ये वाला जो है जिसके अंदर सर्वर्स हमारे इंस्टॉल्ड होते हैं। अब डेफिनेटली इनका व्यू ऐसा नहीं है कि इनको कीबोर्ड लगा के इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी मशीन्स है। मतलब अगर मेरे लैपटॉप में 16 GB रैम है तो इनमें पता नहीं टीबी में रैम्स होंगी। मेरे लैपटॉप में अगर 500 GB SSD है तो इनके अंदर टीबीज में SSD होंगी। तो ये इसके पास बहुत बड़े रिसोर्सेज, इनके CPU GPU बहुत हैवी रिसोर्सेज इनके पास होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन्होंने मल्टीपल हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट लोगों को सर्विसेज देनी है या लोग उनको एक्सेस करके यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें हैवी मशीन्स चाहिए, तो वो हमारे सिंपल लैपटॉप नहीं चल सकते। तो हमें करना क्या होता है फिर कि हमने करना ये है कि हमने कोड किए, वो मैंने अपने लैपटॉप में किए है, मतलब मेरे लैपटॉप में कोड है, ठीक है, और उसमें मैंने पाइथन वगैरह जो है वो लिखी है, एप्लीकेशन बना ली। अब ये वाला कोड मैंने शिफ्ट करता हूं एक दूसरी मशीन पे जिसको हम सर्वर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? सर्वर। और उसके अंदर भी मैं सेम पाइथन का वो कोड प्लेस कर देता हूं। अब मेरे जो यूजर हैं, मतलब जितने भी मेरे फ्रंट एंड के यूजर हैं, यहाँ पे मेरे जो भी यूजर हैं, वो सारे के सारे यूजर जो हैं वो इससे बातें करते हैं। सही है? तो मैं अपना कोड करके इधर शिफ्ट कर देता हूं, तो ये सारे यूजर, इसमें कौन कौन से यूजर होंगे? इसमें डेफिनेटली हमारे पास वेब के यूजर होंगे जो वेब एप्स को यूज कर रहे हैं, कोई इसमें मोबाइल ऐप के यूजर होंगे, या कोई वॉच वगैरह के यूजर होते हैं, वॉचेस वगैरह जो होती हैं उसके यूजर हो सकते हैं। तो इसमें मल्टीपल तरह के यूजर्स हैं जो रीच आउट कर रहे हैं टू अवर सर्वर, जो हमने बैकएंड पे डिप्लॉय किया है, यानी कि बड़ी मशीन में हमने जो कोड रखा है उसको। अब ये जो बड़ी मशीन में हम कोड रखते हैं, ये चलता कैसे है? चूंकि हमारी हम जो कोड कर रहे हैं बैकएंड का, वो सर्वर में हमें रखना होता है, इस वाले सर्वर में, तो इसलिए हम इसको सर्वर ऐप भी बोलते हैं, सर्वर एप्लीकेशन। दूसरी लफ्ज में इसको क्या बोलते हैं? सर्वर एप्लीकेशन। मतलब ऐसी एप्लीकेशन जो सर्वर में चलती है। नॉर्मली तो डिवाइसेस में चलती है ना, मेरे मोबाइल में, लैपटॉप में, ऐसे। तो ये ऐसी एप्लीकेशन है जो सर्वर में चलती है, तो इसलिए इसको हम सर्वर ऐप भी बोलते हैं, सर्वर एप्लीकेशन। सही है? और समटाइम शॉर्ट वर्ड में लोग इसको सर्वर भी बोल देते हैं। मतलब सर्वर एप्लीकेशन को अक्सर आप सुनेंगे कि आपने बैकएंड का सर्वर बना लिया, मीन आप सर्वर ही, इसको हम शॉर्ट वर्ड में बोल देते हैं, शॉर्टकट यूज करते हैं कि हम कहते हैं कि आपने सर्वर लिख दिया है। सर्वर लिखने का मतलब यह है कि आपने वो पाइथन का कोड लिख दिया है जो सर्वर पे चलेगा। सही है? इसलिए हम उसको सर्वर कहते हैं, सर्वर कोड बोलते हैं, या बैकएंड कोड, सर्वर कोड, ये सब एक ही टर्मिनोलॉजी है। तो आइडिया ये है कि मुझे ये पाइथन का कोड शिफ्ट करना है टू द सर्वर, वहां पे, ताकि मल्टीपल मेरे एंड यूजर उसको एक्सेस कर सके, क्योंकि मेरा लैपटॉप इतना कैपेबल नहीं है कि हम इसको यूटिलाइज कर सकें। अच्छा, अब ये सर्वर डेफिनेटली दो तरह के होते हैं। एक मैं अपने बनाता हूँ, अपना भी बना सकता हूँ, और एक दूसरा है कि किसी ने बना लिए, खरीद लिए, और वो हमें बीच में से सर्विस देता है। जैसे कोई किसी के पास 10-15 रेंट घर हो अपने, तो वो 1-2 में खुद रहता है, बाकियों को क्या कर देता है? रेंट कर देता है, ताकि लोग उसमें रहें और उसको पे करें लॉन्ग रन, और वो चीज भी, ओनर भी एट द एंड वही रहेगा ऑलवेज। तो अगर ऐसी चीज को अचीव करना है तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें या तो अपनी बिल्डिंग बनाएं, मतलब अपना नेटवर्क पूरा सेटअप करें, या फिर हम किसी दूसरे का बना हुआ सेटअप को रेंट कर लें, तो हम उसको मंथली पे करते रहे और उससे वो स्पेस कंटेन कर लें, या सर्वर ले लें उससे कुछ, मतलब रैम, कुछ चीजें, उसको डिवाइस ले लें। तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड। क्लाउड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो सर्वर होते हैं ये हमारे पास नहीं है। जब हम कोड कर रहे हैं, मैं इस लैपटॉप में कर रहा हूँ, जो मैं सर्वर पे कोड रख रहा हूँ, हो सके वो यूएसए में हो, कनाडा में हो, यूके में हो, आयरलैंड में हो, किसी भी जगह पे हो सकते हैं, इंडिया में हो। तो चूंकि वो हमसे दूर होता है हमारा सर्वर, इसलिए हम उसको क्लाउड बोलते हैं, मतलब वो कहीं दूर है, क्लाउड्स में, तो उसको हमने क्लाउड बोल दिया। अब चूंकि वो हम ओनर नहीं है उसके, अगर हम ओनर होंगे तो हमारे प्राइवेट क्लाउड होगा, और अगर हम ओनर नहीं है उसके तो हम बोलेंगे पब्लिक क्लाउड। मतलब किसी ने सेटअप लगा लिया है इस तरह का, और वो इससे ही अर्निंग करता है। कैसे कि वो बहुत सारी स्पेस चीजें, उसने बहुत रैम चीजें परचेज करके एक जगह पे लगा दी है, उसका सेटअप सारा कर दिया, अब हम उससे रेंट ले सकते हैं।
जैसे अगर मैं दो तरीके हैं ना, या तो आप लैपटॉप परचेज कर लें अपने लिए या लैपटॉप को रेंट कर लें। तो रेंट करने के अपने फायदे हैं, परचेज करने के अपने फायदे हैं। तो ये ऑप्शंस हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये जो सर्वर है ना, अब इसका एक पाथ रहता है कि ये हमने जब बैकएंड का कोड इसमें रखेंगे, उसको हम कॉल किस में कर रहे हैं, पोस्टमैन में। अब ये किस जगह पे कॉल जाएगी ये मुझे उसको बताना है। तो ये उसको बताने के लिए मुझे जो है वो ये उसको बताने के लिए मुझे इस सर्वर का एड्रेस चाहिए, लोकेशन चाहिए, ये किस कंट्री में है, किस जगह पे है और कैसे काम कर रहा है। ये कैसे काम करता है कि इसके अंदर हर सर्वर पे हमारे पास एक आईपी डिफाइन होता है। लाइक हर एक सिंगल आईटी की डिवाइस का इंटरनेट से कनेक्ट जब भी होती है तो उसके लिए उसका एड्रेस, उसका आईपी होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल जिसको हम बोलते हैं। अब मेरे इस लैपटॉप का भी कोई आईपी है, हमारे फोन्स का भी कोई आईपी है। इसका मतलब है कि ये जो सर्वर है इनका भी कोई आईपी होगा, तो डेफिनेटली इनका भी आईपीज होते हैं। तो हमने एक्चुअली, अगर मैं बोलूं, अगर मैं अपनी आईपी का बोल दूं कि अगर मेरी लैपटॉप का आईपी जो है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये मेरा आईपी है, अगर तो इसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट जाएगी। अब जब इस पे जाएगी ना, तो इंटरनेट, सारी दुनिया जो कि इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड है, तो जब इस पे रिक्वेस्ट आएगी तो पूरी दुनिया में मेरे लैपटॉप पे आएगी। क्यों? क्योंकि मेरे लैपटॉप का एक कॉमन आईपी एड्रेस मौजूद है। इसी तरह बाकी की जितनी भी डिवाइसेस हैं उनके भी कॉमन आईपी एड्रेस होते हैं, मतलब उनके अपने आईपी एड्रेस होते हैं। तो जो हम सर्वर परचेज करेंगे डेफिनेटली उसका भी आईपी एड्रेस होगा। तो हम बोलते हैं नॉर्मली कि हमने HTTP की रिक्वेस्ट करनी है, सही है। HTTP मतलब प्रोटोकॉल, इसकी रिक्वेस्ट मुझे करनी है। कहां पे करनी है? इस पाथ पे। और उसकी रिक्वेस्ट के अंदर मुझे सिंपली जब मैं इस पे रिक्वेस्ट भेजूंगा तो नॉर्मली ये जहां भी दुनिया में ये वाला कंप्यूटर एग्जिस्ट करेगा तो ये रिक्वेस्ट वहां पे जाएगी, सही है। अच्छा, अब रिक्वेस्ट वहां पे उस सर्वर पे जाएगी तो नॉर्मली जिस तरह मेरे लैपटॉप में, क्या मैं एक एप्लीकेशन चला सकता हूँ या मल्टीपल चला सकता हूँ? मल्टीपल एप्लीकेशन चला सकता हूँ। अब ये मेरे उस सर्वर तक तो मेरी रिक्वेस्ट को लेके जा चुका है। अब उस सर्वर में बहुत सारी मेरी सर्वर की एप्लीकेशन चल रही हैं, तो इसने किस वाली एप्लीकेशन से बात करनी है, उसके लिए हमें पोर्ट डिफाइन करना पड़ती है। क्या करना पड़ता है? पोर्ट डिफाइन करना पड़ती है। तो जब हम पोर्ट डिफाइन करते हैं वो हम करते हैं कोलन, और उसके आगे कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो एक कंप्यूटर या एक सर्वर के अंदर ऑलमोस्ट 65,000 पोर्ट्स हम रख सकते हैं। 65,000 पोर्ट्स, यानी कि एक कंप्यूटर के अंदर 65,000 डिफरेंट एप्लीकेशन चल सकती हैं। तो कुछ पोर्ट उसमें से रिजर्व होती हैं, कोई 100-200 के करीब, और बाकी सारी पोर्ट हम यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने 300 यूज कर लिया, या 3000 नॉर्मली यूज होता है। तो इस वाले सिस्टम के पास रिक्वेस्ट लेके जाओ और इस वाले पोर्ट पे रिक्वेस्ट लेके जाओ, और साथ में यहाँ पे आप अब एक एप्लीकेशन के अंदर हमने यहाँ पे डिफाइन किया था रियल ड्रा में कि हमारे बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं जो फ्रंट एंड से डिफरेंट बैकएंड के फंक्शंस को रिक्वेस्टें करेंगे। अब हर बैकएंड का फंक्शन जो है वो एक डिफरेंट पाथ को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक समझो कि अगर मैं बोल रहा हूं ना लोकल होस्ट 3000 या 3000 फॉरवर्ड स्लैश यूजर, या मे बी इसको मैं बोलता हूं क्रिएट यूजर, तो इसका मतलब ये है कि आपने इस वाले कंप्यूटर को रिक्वेस्ट भेजनी है पूरी दुनिया में से। उसके अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन होंगी, लेकिन आपने किस वाली पोर्ट वाली एप्लीकेशन को चलाना है? 3000 को। और उसमें बहुत सारे फंक्शन होंगे, लेकिन आपने किसको चलाना है? क्रिएट यूजर को। और साथ में हम डेफिनेटली इसकी टाइप बताएंगे, गेट है, पोस्ट है, या समथिंग है। तो इसी तरह आप एक और रिक्वेस्ट हम कर सकते हैं। इसी तरह हम एक और रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और उसका मेथड हम पोस्ट कर सकते हैं, और सारा कुछ सेम रहेगा, लेकिन इसका एंड पॉइंट में चेंज कर दूंगा। मे बी मैं कह दूंगा ऐड यूजर या कुछ भी। तो इसको हम बोलते हैं पाथ या सब पाथ।
और ये आईपी हो गया, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल हो गया और ये पोर्ट हो गई। तो अगर आप लोग ये वाला यूआरएल देखो तो इसमें क्या है कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल लोकल होस्ट मतलब मेरा 127, ये एक आईपी, लोकल होस्ट एक आईपी को रिप्रेजेंट करता है 127.0.1.0 समथिंग लाइक दैट, और उसमें कोई पोर्ट नंबर 3000 पे मेरा सर्वर एप्लीकेशन चल रही है और उसके अंदर आपने पाथ एपीआई फॉरवर्ड / बिल्स को टारगेट करना है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखो तो हमने क्या बोला कि HTTP, अब HTTPS देन ये प्रोटोकॉल हो गया एक, और अब हमने आईपी को बताने की जगह पे डोमेन बता दिया। नॉर्मली क्या होता था कि शुरू में आईपीज आए थे, तो अब आईपी को रिमेंबर रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट गेम, इंसानों के लिए नंबर याद रखना मुश्किल काम है। उन्होंने बोला कि यार हम एक ऐसी डायरेक्टरी बनाएंगे सेंट्रलाइज, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएंगे या एक ऐसा टेबल बनाएंगे सेंट्रलाइज जिसके अंदर हम आईपी को मैप करेंगे टू दी डोमेन, इंग्लिश लाइक कैरेक्टर्स, जैसे टेक्नोसेट.com है, एक्चुअली इसके पीछे कोई आईपी है, facebook.com, तो एक्चुअली उसके पीछे कोई आईपी है, उसके पीछे कौन सा आईपी है, तो समझो एक टेबल बना हुआ है पूरी दुनिया का, जितने भी दुनिया में वेबसाइट है वो एक टेबल बना हुआ है, उससे मैपिंग होती है। अगर इस डोमेन, ये वाला डोमेन है तो एक्चुअली ये वाला आईपी है, ये डोमेन है तो ये आईपी है, ये डोमेन है तो ये आईपी है, तो उसको हम मैप कर देते हैं अपने आईपी को टू दी डोमेन। तो उससे क्या होता है, आईपी याद रखना इंसानों के लिए मुश्किल है और डोमेन याद रखना इंसानों के लिए आसान है, तो इसलिए ये आ गया। तो आईपी की जगह पे समझो api.github.com ये डोमेन आ गए, इंग्लिश लाइक कैरेक्टर आ गए जिसको हमें याद रखना आसान है, और ये दुनिया में जो एक डायरेक्टरी बनी हुई है जिसके अंदर डोमेन जो है आईपी से कनेक्टेड है, वो ये वहां से इंफॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। फिर हमारे पास पाथ आ गया, ये पाथ किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने अभी बताया कि हमारे पास इस तरह के 500 फंक्शन भी हो सकते हैं पाइथन में, जो रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे और रिस्पॉन्स भेजेंगे। अब हमने उन फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करना है, ऑन बेसिस ऑफ द पाथ, ऑन बेसिस ऑफ द पाथ, कि उसका पाथ क्या है, उसका राउट क्या है, इसको दूसरी जबान में राउट भी बोलते हैं, उसका पाथ या राउट क्या है। अब /यूजर भी कोई राउट होगा, /यूजर एबीसी भी कोई राउट है, इस तरह और बहुत सारे राउट्स हो सकते हैं, हर राउट एक पाइथन के फंक्शन को चलाएगा। तो समझो कि एक एप्लीकेशन में अगर ये हम डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे पढ़ रहे थे, तो अब इसमें काफी एपीआईज हैं, समझो हर एपीआई के लिए एक पाइथन का फंक्शन लिखा गया, तो अगर 100 एपीआईज हैं तो कितने फंक्शन लिखे गए हैं, 100 फंक्शन लिखे गए हैं। डेफिनेटली राउट से डिफरेंट होंगे तो हमें पता लगेगा ना कि किस फंक्शन को कॉल करना है, वो भी ऐसे यूज हो रहे हैं। तो समझ आ गई है ना बात सारी। तो ये हमारा एक जो है वो हमने स्ट्रक्चर बना लिया। अब हमने जिस तरह ये बनी बनाई एपीआई को कॉल किया है, जैसे इसको कॉल करके टेस्ट किया है, ऐसे अगर हमने अपनी एपीआई को कॉल करके टेस्ट करना हो तो डेफिनेटली हम भी ऐसी एपीआई बनाएंगे, फिर वो ऐसे रेस्ट रिस्पॉन्सेज भेजेगी, गेट पोस्ट डिलीट, और उसमें हम वो सारे काम कर रहे होंगे। अच्छा, उसको करने के लिए हम फास्ट एपीआई का इस्तेमाल करेंगे, इसमें मल्टीपल इसके बेनिफिट्स हैं और बहुत सारे इसके अगर आप देखो इसका कोड, अगर मैं बहुत सिंपलीफाइड फॉर्म में दिखाऊं तो यहाँ पे देखो हम एक राउट बना रहे हैं @app.get/items। तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला फंक्शन कब चलेगा, जब इस वाले पाथ पे रिक्वेस्ट आएगी और उसकी टाइप क्या होगी, गेट की। इजी है ना। और उसके अगेंस्ट एक फंक्शन मैंने चला दिया। अब ये कोई दूसरा राउट है /, उस पे फंक्शन चलेगा रीड राउट्स, लेकिन कब चलेगा, जब /, पे रिक्वेस्ट आएगी और टाइप क्या होगी, गेट की। ये मैंने बड़ा शॉर्ट तरीके में इसका कोड दिखाया, तो बड़ा आसान सा कोड है, मतलब समझो जितने राउट उतने फंक्शन, तो वो हम लिखते जाएंगे और हर फंक्शन में अपनी अपनी लॉजिक्स लिखेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी आज हमने बेसिक टेस्टिंग कैसे कर ली है एंड सो ऑन वो देख लिया। अभी आपने करना ये है एक सर्च करनी है डमी जेसन, एपीआई डमी जेसन। तो इसके अंदर ना बहुत सारी एपीआईज हैं। यहाँ पे आपने इन एपीआईज को ना पोस्टमैन में टेस्ट करना है कि ये कैसे यूज हो रही हैं, क्या आउटपुट दे रही हैं, सो ऑन। ये आपके इस वीक की असाइनमेंट है कि आपने इसकी जितनी एपीआईज हैं
इसकी पोस्टमैन की डॉक्यूमेंटेशन बनानी है कि इन एपीआईज को हम कैसे पोस्टमैन से कॉल करेंगे और क्या रिस्पॉन्स आएगा, और पोस्टमैन की कलेक्शन को एज एन असाइनमेंट आपने सबमिट करना है मुझे। क्या समझ में आई है? इधर से इंफॉर्मेशन लेनी है डमी जेसन पे, इस पे बहुत सारे डिफरेंट एपीआईज हैं। यहां से इंफॉर्मेशन लेनी है, जैसे गेट ऑल प्रोडक्ट, ये एक एपीआई है, इसको इसके ऊपर गेट है तो मतलब डेफिनेटली इसका मेथड भी क्या होगा, गेट होगा। तो इसकी एपीआईज को आपने आगे यहाँ पे गेट करके टारगेट करना है, और ये रिस्पॉन्स आ गया। आपने सारी एपीआईज इधर कॉल करनी है, देखना है कि क्या पैरामीटर जा रहे हैं, रिस्पॉन्सेज कैसे आ रहे हैं, सो ऑन, और इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन बन जाएगी ना ऑटोमेटिकली इसके ऊपर, और वो सारी डॉक्यूमेंटेशन आपने मुझे एज एन असाइनमेंट सबमिट करनी है। आपको फिर डॉक्यूमेंटेशन पोस्टमैन में बनानी आ जाएगी। जब डॉक्यूमेंटेशन पोस्टमैन में बनानी आ जाएगी, नेक्स्ट फिर हम अपनी एपीआई बनाएंगे और उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन पोस्टमैन में बनाएंगे, तो जब हम फास्ट एपीआई के थ्रू अपनी एपीआई कस्टमर बना रहे होंगे। ऑल गुड।